वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं 2024 की तेलुगु मिस्ट्री थ्रिलर मूवी भूतनादम भास्कर नारायण को एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कर्नाटका और तेलंगाना बॉर्डर पर चिचोली जंगलों में होती है और न्यूज़ में बताया जाता है कि पिछले 15 सालों से हर साल इन जंगलों में एक लड़की की लाश मिलती है जिसका सर कटा हुआ होता है। लाश को सफ़ेद साड़ी पहनाकर एक दानव वाले मास्क के साथ फेंका जाता है। पुलिस पिछले 15 सालों से कातिल को पकड़ने में नाकाम रही है और ना ही अब तक पुलिस को किसी लड़की का कटा हुआ सर मिला है। यहाँ तक कि पुलिस विक्टिम की पहचान भी नहीं कर पाती। कातिल इतना शातिर है कि वो अपने पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ता। इसी के साथ सफ़ेद साड़ी में हम एक और लड़की को देखते हैं जिसे कातिल ने कुर्सी पर बांध रखा है। उसके चेहरे को एक दानव की तरफ पेंट कर दिया है। गले में शिवलिंग पत्थर की माला पहनाकर वो लड़की को टॉर्चर कर रहा होता है और फिर इस लड़की को भी जान से मार देता है। सीन यहाँ से कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम जॉन फिलिप नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव भास्कर नारायण को ढूंढते हुए विकाराबाद नाम के गांव में आता है। जॉन के साथ एक और लड़का भी होता है, मार्क जोसेफ। जॉन फिलिप का फ़ोन चोरी हो गया था तो मार्क ने ही जॉन को डिटेक्टिव भास्कर के बारे में बताया था। वो दोनों गांव में आकर भास्कर के फ्रेंड प्रसाद से मिलता है। मार्क के पूछने पर प्रसाद उन दोनों को भास्कर के बारे में बताता है। आखिरकार भास्कर डिटेक्टिव कब और कैसे बना। और इसी के साथ सीन भास्कर के बचपन में शिफ्ट हो जाता है। बचपन में भास्कर को खोई हुई चीज़ को ढूंढना बहुत ही अच्छा लगता था। वह अपने घर में मम्मी, पापा और एक बड़े भाई के साथ रहता था। इसी के साथ उसे घर के बगल में उसके दोस्त लक्ष्मी और इंदर रहा करते थे। और एक दिन पूरे गांव वालों को पता चल जाता है कि भास्कर का बड़ा भाई गांव के एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है। उस लड़की का बाप मोहम्मद अली पुलिस वाला था। उनका राज खुलने के बाद दोनों फैमिलीज़ के बीच में बहुत ही झगड़ा होते थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते थे। आखिरकार मोहम्मद अली अपनी बेटी की पढ़ाई रुकवाकर उसे घर पर ही बंद कर देता है। कुछ दिनों बाद गुस्से में भास्कर का भाई उसका घर आता है, लेकिन घर के अंदर वह देखता है कि किसी ने मोहम्मद अली और उसकी बेटी को जान से मार दिया है। दोनों के मर्डर के इल्ज़ाम में पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद भास्कर का भाई बेल पर बाहर आता है, लेकिन अब वो सदमा और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है। भास्कर को यकीन था कि उसका भाई ने कोई मर्डर नहीं किया है और अपने भाई को मरने के बाद उसे बेकसूर साबित करने के लिए भास्कर मोहम्मद अली के घर में जाकर एक डिटेक्टिव की तरह जांच करता है। उसके घर की चारदीवारी के पास शिवलिंग पत्थर की एक माला मिल जाती है। यह सेम वही माला थी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। भास्कर सोचता है कि आखिरकार मोहम्मद अली के घर में शिवलिंग के पत्थरों की माला क्या कर रही है। वह भागकर पुलिस वाले के पास जाता है, उन्हें माला दिखाता है और बताता है कि यह मुझे मोहम्मद अली के घर से मिला है। उस दिन घर पे कोई और भी आया हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और भास्कर के भाई को ही मुजरिम मानकर केस को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद भास्कर बड़ा होकर पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन बिना चश्मे के भास्कर को सब कुछ धुंधला नज़र आता था और लो विजिबिलिटी के कारण वह पुलिस वाला नहीं बन पाता। जिसके बाद भास्कर डिटेक्टिव बन गया ताकि एक दिन वह मोहम्मद अली और उसकी बेटी की कातिल को पकड़कर अपने भाई को बेकसूर साबित कर सके। खैर, इधर प्रेजेंट में भास्कर भी जॉन और मार्क से मिलता है। दरअसल जॉन कल रात में रिसोर्ट में एक लड़की के साथ था। उसने लड़की के साथ वीडियो भी बनाई थी और अब उसका फ़ोन गायब हो गया था। जॉन को वीडियो लीक होने का डर था, इसलिए वह भास्कर के पास आया था। भास्कर उससे फ़ोन ढूंढने के लिए अपनी फीस ले लेता है और कहता है कि कल सुबह आकर अपने फ़ोन लेते जाना। इसके बाद भास्कर पता लगा लेता है कि जॉन का फ़ोन उसी रात गलती से कमरे के बाहर डस्टबिन में गिर गया था, जो रिसोर्ट के वॉचमैन को मिला था और उसने एक दुकान पर जाकर जॉन का फ़ोन बेच भी दिया था। भास्कर वॉचमैन को अपने साथ दुकान पर ले जाता है और उस फ़ोन को रिकवर कर लेता है, लेकिन फ़ोन को वापस करने से पहले भास्कर उसके फ़ोन से सारा डाटा कॉपी कर लेता है और फिर जॉन को उसका फ़ोन देकर केस क्लोज कर देता है। इसी तरह से भास्कर की डिटेक्टिव लाइफ मज़े से चल रही होती है और एक दिन पुलिस वालों को जंगल में फिर से एक लाश मिलती है जिसका सर कटा हुआ था और रेप भी किया गया था और दाना वाला मास्क भी बॉडी के ऊपर रखा हुआ था। लाश को देखने के बाद पता चलता है कि विक्टिम के हाथों में 12 अंगुलियाँ थी, लेकिन मारने से पहले कातिल ने उसकी एक्स्ट्रा फिंगर्स को काट दिया था। भास्कर अपने दोस्त इंस्पेक्टर इंदर के साथ क्राइम सीन पर होता है। यही क्राइम सीन पर लक्ष्मी भी आ जाती है। लक्ष्मी एक न्यूज़ एजेंसी में काम करती थी और पिछले 3 सालों से इसी केस पर रिसर्च कर रही होती है और ये सभी मिलकर क्राइम सीन पर सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह उन्हें आज भी कोई सबूत नहीं मिलता।
अगली सुबह भास्कर इंदर के साथ पुलिस स्टेशन पर होता है। तभी वहाँ एक पागल लड़का आता है और पुलिस वालों से कहता है कि मेरी बीवी कहाँ है, 3 साल पहले मैंने उसकी कंप्लेंट लिखाई थी, अगर तुम लोगों ने उसे नहीं ढूंढा मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। पूछने पर इंदर भास्कर को बताता है कि इस आदमी का नाम गोरखा है। 3 साल पहले इसने अपनी ट्रांसजेंडर गर्लफ्रेंड जो कि नेपाल में गायब हुई थी उसकी मिसिंग कंप्लेंट यहाँ लिखवाई है। खैर कुछ दिनों बाद पुलिस वाले को जंगल में कर्नाटका बॉर्डर के पास एक और लड़की की लाश मिलती है। ये एरिया कर्नाटक पुलिस के अंडर होता है और कर्नाटक पुलिस के सब इंस्पेक्टर शंकर केस की जांच करता है। भास्कर और इंदर भी क्राइम सीन पर आ जाते हैं, जहां पर लाश को देखकर भास्कर शॉक हो जाता है क्योंकि उसके पैर पर भी वही निशान थे जो कि उसने लक्ष्मी की बहन सारवनी के पैरों पर देखा था। हॉस्पिटल में जांच करने के बाद यह कन्फर्म हो जाता है कि इस बार जंगल में मिलने वाली लाश सारवनी की है। लक्ष्मी और उसका परिवार सारवनी की मौत में बहुत दुखी होता है। इधर पुलिस वाले सारवनी की मौत पर छानबीन शुरू कर देता है। कॉलेज में सारवनी का एक बॉयफ्रेंड भी था, किशोर। इंस्पेक्टर शंकर किशोर को बुलाकर पूछताछ करता है। किशोर उन्हें बताता है कि उस दिन कॉलेज के बाद उसे लेकर एक मंदिर में गया था, फिर मैंने उसे बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दिया था। इसके बाद मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ था। भास्कर ठान लेता है कि अब मैं सारवनी के कातिल को पकड़ के ही रहूँगा। वो अपने दोस्त प्रसाद और इंस्पेक्टर इंदर की हेल्प से केस की छानबीन शुरू कर देता है। लक्ष्मी भी पिछले 3 साल से इसी केस पे काम कर रही होती है, तो वह भी अपने बहन की कातिल को ढूंढने के लिए भास्कर के साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। मास्क की जांच करने पर भास्कर को पता चलता है कि सारवनी की बॉडी में जो दानव मास्क मिला था वह प्लास्टिक का बना हुआ था, जबकि बाकी के क्राइम सीन पर जो मास्क मिलता था वह पीपल की लकड़ी से बना हुआ था। सारवनी किसी और जगह पर मारकर एक ऑटो से लाश को जंगल में लाकर फेंका गया था। इसके बाद भास्कर सारवनी की लाश पर मिले कपड़ों की जांच करवाता है और पता चलता है कि सारवनी की जो सफ़ेद साड़ी पहनाई गई थी वह भी एक अलग तरह के कपड़े से बना हुआ था। इस सब के बाद भास्कर को यकीन हो जाता है कि सारवनी को मारने वाला असली किलर नहीं बल्कि किसी ने उसकी मर्डर स्टाइल को कॉपी किया है। आगे की जांच करने पे भास्कर को पता चलता है कि मरने से कुछ टाइम पहले सारवनी किशोर के साथ एक डॉक्टर की क्लिनिक पर गई थी। भास्कर इंदर और प्रसाद को अपने साथ लेकर उस डॉक्टर की क्लिनिक पर जाता है और धमका कर पूछने पर डॉक्टर उसे सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने ही सारवनी की बॉयफ्रेंड किशोर के साथ मिलकर सारवनी को मारा है। इधर इंस्पेक्टर शंकर भी किशोर को अरेस्ट कर लेता है और वो लोग दोनों को पुलिस स्टेशन पर लाकर पूछते हैं, आखिरकार तुम दोनों ने सारवनी को क्यों मारा। तब किशोर उन्हें बताता है कि सारवनी प्रेग्नेंट थी। उस दिन मैं सारवनी को इस डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने के लिए ले गया था, लेकिन इसने पता नहीं उसके साथ क्या किया जिससे कि सारवनी की मौत हो गई और हम दोनों मर्डर केस में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने सीरियल किलर के बारे में रिसर्च की और उसके स्टाइल को कॉपी किया। डॉक्टर ने सारवनी का सर काटा, उसकी एक्स्ट्रा फिंगर भी काट दी, फिर हमने उसे जंगल में फेंक दिया। सारवनी का मर्डर केस सॉल्व हो चुका था, लेकिन सीरियल किलर वाला केस अभी भी बाकी था। भास्कर के पास अभी भी उस केस को सॉल्व करने के लिए कोई भी क्लू नहीं था। वो अपने घर पर बैठकर केस के बारे में सोच रहा था, तो भास्कर को याद आता है कि 16वीं लड़की जिसका मर्डर हुआ था, कातिल ने उसकी भी एक्स्ट्रा फिंगर्स को काट दिया था और प्रसाद जॉन फिलिप की फ़ोन से उसका वीडियो कॉपी कर रहा था, तो उस वीडियो में भी जो लड़की थी उसके हाथों में भी 12 उंगलियां थी। भास्कर एक बार फिर से उस वीडियो को ध्यान से देखता है तो लड़की के गले में वही शिवलिंग पत्थर वाले माला देखता है जो कि हर विक्टिम की बॉडी के पास मिलता था। भास्कर को यह माला बचपन में मोहम्मद अली के घर पर मिला था और भास्कर को यकीन हो जाता है कि उसके भाई और सीरियल किलर वाले केस का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। और वो अगले ही दिन प्रसाद और इंदर के साथ लेकर जॉन फिलिप के घर आता है और उन्हें बताता है कि उस दिन जब मैं रिसोर्ट पे गया था तो वहाँ बुर्का पहनकर एक लड़की बैठी हुई थी। मैंने उसे अपने साथ लेकर अपने कमरे में गया था, मैं उसका वीडियो बना ही रहा था, तभी बुर्का पहनकर एक और लड़की वहाँ आ गई। उसने मुझे थापड़ मारा और फिर उस लड़की को लेकर चली गई थी। जॉन की बात को कंफर्म करने के लिए भास्कर रिसोर्ट के वॉचमैन को बुलाकर पूछताछ करता है। तब वॉचमैन उन्हें बताता है कि जॉन ने जो भी बताया है सब सही है, लेकिन जॉन जिस लड़की को लड़की समझ कर कमरे के अंदर ले गया था वह कोई लड़की नहीं, ट्रांसजेंडर थी। यह सुनकर भास्कर को फिर से जॉन को कॉल करता है और पूछता है। तब जॉन उसे कहता है कि वॉचमैन सच बोल रहा था, मैं जिस लड़की को लड़की समझ कर अंदर ले गया था वो असल में एक ट्रांसजेंडर थी। लक्ष्मी कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर ऐसा था तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता क्यों ना चला, फॉरेंसिक वाले भी हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उल्टा रिपोर्ट कहती है कि सभी लड़कियों का रेप करके मर्डर किया गया था। भास्कर इंदर
किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन भास्कर अपने घर पर होता है। उसके पापा टीवी पर एक ट्रांसजेंडर का इंटरव्यू देख रहा होता है। टीवी पर एक लड़का ट्रांसजेंडर से शादी करने के बाद अपनी प्रेम कहानी बता रहा होता है। वह ट्रांसजेंडर टीवी पर बताती है कि बचपन में मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया था। और ये सब सुनने के बाद भास्कर को समझ में आता है कि आखिर 17 सालों से 17 मर्डर होने के बाद भी कहीं पर भी कोई मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई गई थी। वह लक्ष्मी से कहता है कि अब तक कातिल ने जितने भी लड़कियों का मारा है वह सब के सब ट्रांसजेंडर थी, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय गोरखा के। बस गोरखा ने ही अपनी ट्रांसजेंडर गर्लफ्रेंड की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन अब भी लोग उसे पागल समझते हैं। दरअसल गोरखा ने पुलिस वालों को बताया था कि उन दोनों के घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। पैसे कमाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड ने प्रोस्टिट्यूशन शुरू कर दिया था और एक दिन एक लड़की ज़्यादा पैसों का लालच देखकर उसकी ट्रांसजेंडर गर्लफ्रेंड को लेकर विकाराबाद आ गई थी। लेकिन उसके बाद से गोरखा को भी नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। लेकिन अब भी यही सवाल था कि अगर ऐसा है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी विक्टिम की लड़कियों क्यों बताया गया था। पता करने के लिए भास्कर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर का कंपाउंडर उसे बताता है कि वैसे तो ज़्यादातर पोस्टमार्टम डॉक्टर की जगह पर मैं ही करता हूँ, लेकिन जब भी दानव मास्क वाला केस आता है तो डॉक्टर साहब मुझे बॉडी के आसपास भी नहीं जाने देते थे। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। यह सुनकर भास्कर को समझ में आ जाता है कि ज़रूर डॉक्टर हमसे कुछ छिपा रहा है, क्योंकि पिछले 15 सालों से एक ही डॉक्टर था जो दानव मास्क वाले सभी केसेस को पोस्टमार्टम करता था। जिसके बाद भास्कर पुलिस वाले को अपने साथ लेकर डॉक्टर के घर जाता है। लेकिन जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर ने थोड़ी ही देर पहले सुसाइड कर ली है। मरने से पहले उसने अपने घर के सारे सबूत मिटा दिए थे। डॉक्टर के घर में एक कमरा मिलता है। कमरे में दाना वाला मास्क भी रखा हुआ था। और सब कुछ देखने के बाद भास्कर समझ जाता है कि डॉक्टर अपने घर पर ब्लैक मैजिक जैसा कुछ तो कर रहा था। ये सब कुछ देखकर लक्ष्मी उन्हें मास्क के बारे में बताती है जो कि उसने रिसर्च किया था। वह कहती है कि हिंदू मैथोलॉजी में भस्मासुर, जिसे वरदान मिला था कि वह जिस किसी के भी सर पर अपना हाथ रख देगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। जिसके बाद भस्मासुर ने देवताओं को ही भस्म करना शुरू कर दिया था। देवताओं में अफरा तफरी मच गई थी। तब भस्मासुर को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया और उसके सामने नृत्य करते हुए जब मोहिनी ने अपना हाथ सर पर रखा तब भस्मासुर ने भी गलती से अपना हाथ अपने सर पर रख लिया था और खुद ही भस्म हो गया था। लक्ष्मी कहती है कि शायद डॉक्टर अपने घर पर उसी भस्मासुर की पूजा कर रहा था। खैर, घर के बाहर डॉक्टर ने अपना फ़ोटो एल्बम जलाया था और आधे जले हुए फ़ोटो एल्बम को देखने के बाद भास्कर को एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसे एक आईटी कॉलेज में गोल्ड मेडल मिला था। फोटो में उस लड़की का चेहरा जला हुआ था। जिसके बाद ये सब लोग कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज का रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं, फॉरेंसिक डॉक्टर रुद्रवेणी है, जो कि आईटी में गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी थी। ये सब देखने के बाद भास्कर अंदर से कहता है कि पिछले 17 सालों से हमें कातिल नहीं मिला, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने पुलिस को अंधेरे में रखा था और पुलिस वाले लड़कियों को ढूंढ रहे थे, जबकि मर्डर ट्रांसजेंडर का हो रहा था। इसके बाद भास्कर और प्रसाद दोनों रुद्रवेणी के बारे में पता करने के लिए उसके घर जाते हैं। वो एक बड़े से अपार्टमेंट में एक फ्लैट में रहती थी और इसी अपार्टमेंट में उन्हें मार्क भी मिल जाता है, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में जॉन के साथ भास्कर से मिलने के लिए आया था। मार्क भी आईटी एक्सपर्ट होता है। रुद्रवेणी अपने घर पर नहीं होती, लेकिन इसके दरवाजे पर डिजिटल लॉक लगा हुआ था। मार्क उस लॉक को हैक करके ओपन कर देता है। तीनों घर के अंदर जाते हैं, लेकिन इधर कॉफ़ी शॉप पर बैठी रुद्रवेणी को अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिल जाता है। वो अपने घर का कैमरा चेक करती है तो देखती है कि भास्कर के साथ साथ प्रसाद और मार्क भी उसके घर में घुस चुके हैं। रुद्रवेणी तुरंत वहाँ से अपने घर वापस आने लगती है। इधर भास्कर उसका कंप्यूटर चेक करता है तो उसे सभी विक्टिम की डिटेल्स मिल जाती है। अब तक 17 ट्रांसजेंडर का कत्ल हो चुका था। थोड़ी देर में रुद्रवेणी भी अपार्टमेंट में पहुँच जाती है। उससे बचने के लिए भास्कर और प्रसाद दोनों छुप जाते हैं। फिर वो दोनों इंदर को कॉल करके अपार्टमेंट बुलाते हैं। दूसरी तरफ रुद्रवेणी कॉल करके किसी को जो भी हुआ था सब कुछ बताती है। सामने से एक आदमी उससे कहता है कि युगों युगों से देवता और इंसानों ने एक साथ मिलकर इस महायज्ञ को रोकने की कोशिश की है, लेकिन इस बार यज्ञ को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें जो काम दिया गया था तुम बस वही करो। थोड़ी देर बाद इंदर और भास्कर रुद्रवेणी के फ्लैट में आते हैं। तब रुद्रवेणी अपने फ्लैट में नहीं होती। मार्क भास्कर को बताता है कि रुद्रवेणी ने दानव लिंगेश्वर को कई सारे ईमेल्स भेजे थे, जो कि उसके सामने वाले फ्लैट पे ही रहता था। ये लोग सामने वाले फ्लैट को चेक करने के लिए जाते हैं। तब फ्लैट के अंदर एक कमरे में रुद्रवेणी की लाश मिलती है,
जिसने थोड़ी देर पहले ही खुदकुशी की थी। फ्लैट को अच्छे से चेक करने पर उन्हें इस फ्लैट में भी एक कमरा मिल जाता है जहां पर भस्मासुर का मास्क रखा हुआ था। वहीं पे एक ट्रांसजेंडर की तस्वीर के सामने कुछ पूजा की गई थी और दीवार पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। यह तस्वीर किसी और का नहीं बल्कि कर्नाटक के सब इंस्पेक्टर शंकर की गोद ली हुई ट्रांसजेंडर बेटी थी। नंबर को क्रैक करने पर भास्कर को समझ में आता है कि कातिल आज रात ही मोहिनी चंद्रा का बलिदान देने वाला है। तभी अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट भी वहाँ आ जाता है। भास्कर के पूछने पर प्रेसिडेंट उन्हें बताता है कि 15 साल पहले दोनों फ्लैट्स को दानव लिंगेश्वर नाम के एक आदमी ने खरीदा था। वह भास्कर को अपनी बेटी की शादी का फ़ोटो दिखाता है जिसमें दानव लिंगेश्वर भी था और फोटो को देखते ही भास्कर को शौक हो जाता है क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि गांव के बाहर बाइक रिपेयरिंग की शॉप चलाने वाला बासा है। दूसरी तरफ हम बासा को शॉप पर गोरखा को देखते हैं। बासा की सच्चाई से अनजान लक्ष्मी भी गोरखा के पास आती है। वह गोरखा से उसकी ट्रांसजेंडर गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। यह सुनकर बासा समझ जाता है कि लक्ष्मी को पता चल चुका है कि पिछले 17 सालों से ट्रांसजेंडर का ही कत्ल हो रहा था। वह तुरंत लक्ष्मी के सामने ही गोरखा को मार देता है और लक्ष्मी को बेहोश करके अपने बाइक पर बॉस के अंदर डालकर कहीं लेकर जाने लगता है। थोड़ी देर में भास्कर भी इंदर को साथ लेकर बासा के शॉप पर आता है तो देखता है कि बासा अपने शॉप पर नहीं है। ढूंढने पर बासा उन्हें पास में ही मिल जाता है। वह इन सब से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। यहाँ पे बासा के साथ पुलिस वाला और भास्कर की फाइट होती है। भास्कर कहता है कि तूने मोहम्मद अली को मारा था, मैं बचपन से तुम्हें ढूंढ रहा था ताकि अपने भाई को बेकसूर साबित कर सकूं। बासा भास्कर को बताता है कि एक बार जब मैं एक ट्रांसजेंडर को बुर्खा पहनाकर अपने भाई को बलिदान के लिए सौंपने जा रहा था तब मोहम्मद अली ने उसके गले पे शिवलिंग पत्थर वाली माला देख ली थी। जब मैं गैराज पर नहीं था तब मोहम्मद अली ने मेरे गैराज पर आकर मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया था और इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। लेकिन तुम भी इस महायज्ञ को रोक नहीं सकते। आज रात मेरा बड़ा भाई यज्ञ को पूरा कर लेगा और यज्ञ को पूरा करने की खुशी में मैंने तुम्हारी लक्ष्मी को अपने भाई को गिफ्ट किया है। ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। इसके बाद बासा उसके सामने ही अपना जान ले लेता है। भास्कर शंकर के घर पर मोहिनी चंदा को बचाने के लिए जाता है लेकिन शंकर अपने घर पर नहीं होता। उसे घर पर भी भास्कर के कमरे में भस्मासुर का मास्क मिलता है और यहीं पर एक पत्रिका भी होती है जिसे पढ़ने के बाद भास्कर को समझ में आता है कि अब तक सभी ट्रांसजेंडर का बलिदान देने वाला कोई और नहीं बल्कि शंकर ही है। इसके साथ पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट रुद्रवेणी, बासा और शंकर ये सब एक ही फैमिली के मेंबर्स है और भस्मासुर के खानदान से ही बिलोंग करते हैं और सालों से भस्मासुर के ये फॉलोवर्स उसे जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। भस्मासुर को जिंदा करने के लिए 18 सालों तक एक महायज्ञ करना होता है जिसमें 17 सालों तक 17 ट्रांसजेंडर का सर काटकर उनका बलिदान देना पड़ता है और फिर 18वें ट्रांसजेंडर को उन सभी 17 सालों के साथ जिंदा जलाने के बाद उनके राख को एक गुड़िया बनाकर पूजा करनी होती है जिसके बाद ही भस्मासुर जिंदा हो पाएगा। दूसरी तरफ हम शंकर को देखते हैं जो कि मोहिनी चंद्रा का बलिदान देने की तैयारी कर रहा होता है और उसे ढूंढते हुए भास्कर भी वहाँ पहुँच जाता है। भास्कर और शंकराचार्य के बीच में काफ़ी देर तक फाइट होती है और आखिरकार भास्कर राख को पानी में बहा देता है जिससे शंकर का 18 सालों का यज्ञ बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद शंकर भी बाकियों की तरह आग में कूदकर आत्महत्या कर लेता है लेकिन मरने से पहले वह भास्कर से कहता है कि तुम भस्मासुर को नहीं रोक सकते। मेरे बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो उसे जिंदा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे। इसके बाद भास्कर को एक कमरे में लक्ष्मी भी मिल जाती है। भास्कर उसे लेकर घर आ जाता है। केस सॉल्व हो चुका था। भास्कर को भी पुलिस की तरफ से मेडल वगैरह दिया जाता है लेकिन कुछ दिनों बाद भास्कर को एक अननोन कॉल आता है और भास्कर को पता चलता है कि उन लोगों की फैमिली में से एक लड़का रुद्र जिंदा है और अब वह आगे के इस महायज्ञ को पूरा करने वाला है और भास्कर से बदला भी लेगा और ये मूवी यहीं भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।